Good morning, students. Welcome again in our class of political science. Today we are going to continue our fourth chapter, which is South Asia and the contemporary world. Today we will discuss about the internal politics of Nepal. Before I start, I want to show you the map. Here you can see this is India, Pakistan. We have already covered Bangladesh. We have already discussed about the internal politics and the clashes between the political parties in Bangladesh. Today we are going to discuss about Nepal, which is in news in these days. So students, we will discuss about the chronology of Nepali internal politics. Yes students, initially Nepal was a monarchy, but in 1990s नेपाली पीपल, सम नेपाली इलीट पीपल, इलीट एंड मास, मुझे मालूम है आपको इलीट और मास के बीच में डिफरेंस मालूम होगा. इलीट और मास क्या है, दो टर्म्स क्या हैं, इनके पॉलिटिकल मीनिंग क्या है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इन 1990s नेपाल के जो कुछ इलीट पार्टीज थी और नेपाल के कुछ माओइस्ट लोग प्लस नेपाल का मोनार्क, इन तीनों पार्टीज के बीच में नेपाल में 1990s के एरा में एक कॉन्फ्लिक्ट चला, क्लैशेस चले. माओइस्ट कहते थे कि नेपाल में सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज होना चाहिए और पॉलिटिकल पावर नेपाल की जो वहाँ के मोनार्क राजा के पास है वो किसके पास आनी चाहिए, वो आनी चाहिए माओइस्ट के पास. जबकि जो इलीट लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे नेपाल के, उन्होंने डिमांड ये स्टार्ट की कि नेपाल में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नेपाल में आनी चाहिए. और मोनार्क, उसका तो अपना ही एक वर्जन था कि वो अपनी पावर को, तो मोनार्क अपनी पावर को अपने पास ही रखना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी पावर्स को हैंडओवर करने से मना करना चाहते थे इन 1990s. लेकिन जब ये ट्राई पार्टी एक कॉन्फ्लिक्ट चला तो इसमें नेपाल के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो इलीट क्लास था नेपाल का, उसको एक पार्शियल ट्रायम्फ मिला, एक पार्शियल विक्ट्री मिली. मैं कंप्लीट विक्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ कि 1990s के एरा में नेपाल में डेमोक्रेसी आ गई. आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्शियल विक्ट्री ऑफ नेपाली इलीट पीपल. अब पार्शियल विक्ट्री में क्या हुआ कि नेपाली मोनार्क एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. In the decade of 1990, the guerrilla warfare between Maoist and military of monarch and supporter of democracy. हुआ ये था, अब इन सब के बीच में जब क्लैश हुआ तो इवेंचुअली नेपाली मोनार्क ने थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन देते हुए नेपाल में एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की बात कही. अब कहानी शुरू होती है इस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग से कि कैसे नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ और आज दिन तक इंडिया और नेपाल के बीच में जो क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट है उसकी रूट्स में ये नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन भी है. हम लोग आगे बढ़ते हैं. 1990s हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और उसके बाद में अगर अपन आगे बढ़ें तो नेपाल के बारे में हम लोग देखेंगे. यहाँ पर नेपाल एंड इंडिया ऑल्सो बियर डिफरेंसेस ऑन द इश्यूज ऑफ नेपाली रिलेशन विद चाइना, इन एक्शन अगेंस्ट द एंटी इंडियन एलिमेंट्स. ये चीज़ों को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे. पहले मैं आपको क्रोनोलॉजी बता दूं. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 1990s, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. 2000 का एरा आया, 21st सेंचुरी, और 21st ये सेंचुरी जो थी वो नेपाल के लिए एक बहुत ही बड़ी रेवोल्यूशनरी चैलेंजेस लाई. हुआ यूँ था स्टूडेंट्स, आपकी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन हाँ इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ज़रूर है कि ईयर 2001 में नेपाली जो मोनार्क थे जिन्होंने की थोड़ी बहुत फ्रीडम, थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस या फिर लिबर्टी प्रोवाइड की थी और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की परमिशन दी थी टू द नेपाली पीपल. कौन थे 1990s में नेपाल के मोनार्क? ही वॉज किंग और मोनार्क वीरेंद्र. उनका नाम था वीरेंद्र 1990s के टाइम पे. और वीरेंद्र को अपन माने कि ये
प्रो इंडिया थे, प्लस ये डेमोक्रेसी के ऐसे थोड़े बहुत सपोर्टर भी थे कि ठीक है वो अपनी पावर्स को हैंड ओवर करने में ज़्यादा उन्होंने कोई आनाकानी नहीं की। लेकिन इन वीरेंद्र के जो ब्रदर थे, ही वॉज ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र ने देखा कि धीरे धीरे भाई साहब हमारे तो पावर हैंड ओवर कर देंगे, तो हमारी जो पावर रहेगी, जो किंग है उसकी पूरी फैमिली के पास जो पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ करता था, वो पावर तो हमारे पास रहेगी नहीं। अब हम भी कॉमन मैन बन जाएंगे, आम आदमी बन जाएंगे। तो वीरेंद्र की पॉलिसीज से नाराज़ हो गए इनके ब्रदर ज्ञानेंद्र, और ज्ञानेंद्र ने ईयर 2001 में ज्ञानेंद्र जो कि वीरेंद्र के ब्रदर थे, इन्होंने वीरेंद्र की पूरी फैमिली इंक्लूडिंग वीरेंद्र हिमसेल्फ, तो वीरेंद्र और उसकी पूरी फैमिली का असैसिनेशन कर दिया। असैसिनेशन कर दिया मतलब पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद वो वीरेंद्र जो कि डेमोक्रेसी के थोड़े बहुत सपोर्टर हो रहे थे, उन वीरेंद्र का मर्डर करके ज्ञानेंद्र ने पूरी पावर अपने पास लेकर उन पावर्स को सेंट्रलाइज कर दिया। और सेंट्रलाइज करने के बाद नेपाली पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज आया, नेपाली गवर्नमेंट में बहुत बड़ा चेंज आया कि ये ज्ञानेंद्र ने ईयर 2002 में, हम पूरी क्रोनोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं, 1990s में हम लोगों ने देखा कि कैसे ट्राई पार्टी क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट चला इन नेपाल। और इस ट्राई पार्टी कॉन्फ्लिक्ट में विक्ट्री किसको मिली? पार्शियल विक्ट्री मिली इलीट्स ऑफ नेपाल। फिर हम लोग आए 2001 में कि कैसे ज्ञानेंद्र ने वीरेंद्र का विद फैमिली असैसिनेशन किया। नाउ वी आर मूविंग ऑन 2002 में ये हुआ कि वीरेंद्र के ब्रदर जो ज्ञानेंद्र थे, उन ज्ञानेंद्र ने नेपाली पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। वो पार्लियामेंट जहाँ पे ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल की बात होती है, उस पूरी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और सारे के सारे राइट्स सस्पेंड कर दिए। इसका मतलब स्टूडेंट्स आप ये समझें कि एक पॉलिटिकल टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए, टोटलिटेरियन मोनार्क। टोटलिटेरियन मोनार्क मतलब कि उन्होंने जो थोड़े बहुत वीरेंद्र ने राइट्स हैंड ओवर किए थे टू द पब्लिक, टू द पीपल ऑफ नेपाल, वो सारे राइट्स भी ज्ञानेंद्र ने सस्पेंड करते हुए नेपाल की पावर्स, एब्सोल्यूट पावर को अपने पास सेंट्रलाइज कर दिया। और ये नेपाल में 21st सेंचुरी का एक बहुत बड़ा चेंज था नेपाली पॉलिटिक्स का। अब जैसे ही ये राइट्स सस्पेंड हुई, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, मतलब कोई इलेक्शन नहीं होने वाले हैं, कोई किसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करने वाला है, ऐसी जब बातें होने लगी तो इस कंडीशन में जिन एलीट्स ने 1990s का रेवोल्यूशन किया था वो वापस जाग गए कि वीरेंद्र ने तो हमको कुछ पावर्स हैंड ओवर की थी, आप ऐसे कैसे हमसे पावर ले सकते हैं। तो वापस नेपाल में ट्राई पार्टी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। अब ये ट्राई पार्टीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, माओइस्ट पार्टी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अनदर elite people ऑफ नेपाल जो कि पार्लियामेंट को सपोर्ट करते हैं, एंड फाइनली मोनार्क ज्ञानेंद्र हिमसेल्फ। तो ये जब तीनों पार्टीज मिली तो तीनों के बीच में हुआ क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट। इसको आप एब्रिविएशन ऐसे याद कर सकते हैं, MME। ट्राई पार्टी कौन है? MME कौन है? M माओइस्ट, सेकेंड M इज मोनार्क, E मीन्स इलीट। माओइस्ट की क्या आइडियोलॉजी रही है? हम देखें, सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज इन नेपाली पॉलिटिक्स, ये माओइस्ट की आइडियोलॉजी रही। हम बात करते हैं मोनार्क, तो मोनार्क तो एब्सोल्यूट पावर अपने पास सेंट्रलाइज करना चाहता था, ये मोनार्क का वर्जन था।
इलीट्स का वर्जन था कि नेपाल में अगेन डेमोक्रेसी आनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको पहले कहा, आप नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का टाइम याद रखें, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्रेमिंग है वो आने वाले 20-30 सालों तक भी इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को अफेक्ट करने वाली हैं और नेपाल की जो पॉलिसीज़ हैं उसको भी लार्ज लेवल पर वो अफेक्ट करने वाली हैं, उसको डिसाइड करने वाली हैं। तो 1990s में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको रिवाइव करने की, उसका मेकिंग कंटिन्यू करने की बात कही थी इलीट्स ने। तो ये 3 वर्जन हो गए, 3 ही पार्टीज़ मैंने आपको बता दी। पार्टीज़ का एब्रिविएशन रहेगा MME। आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट चला, कॉन्फ्लिक्ट 4 इयर्स तक चला। इवेंचुअली 2006 में हम लोगों ने इनिशियली 1990 अच्छा रेवोल्यूशन था, पार्शियल विक्ट्री मिली। 2001 ज्ञानेंद्र ने वीरेंद्र का असासिनेशन किया, ये देखा। 2002 पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, राइट सस्पेंड हो गए। नाउ वी आर मूविंग ऑन 2006। 2006 में ये हुआ कि जो नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट हुए थे और पार्लियामेंट को रिजॉल्व करने की जो बात कही जा रही थी वो दोनों को जीत मिली। मतलब MME का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें ये मोनार्क हार गया और ये दोनों जीत गए। ये दोनों जीत गए इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, और दोनों जीते। तो हुआ क्या, इसका आउटकम ये निकला कि दोनों की ही बातें मानी गई। इलीट्स कह रहे थे ना हमको नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है, 2006 में डिक्लेयर कर लिया इन 2006 कि ठीक है नया कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइव किया जाए। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन किस बेस पे बनेगा? अब बेस जो है, जो आइडियोलॉजी है वो होगी माओइस्ट की, जिसको बनता है ना 50-50। तो ये 50-50 की बात जो थी वो मानी गई इन ईयर 2006। सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि 2006 में आके नेपाल में 2 पार्टीज़ को विक्ट्री मिली। जो मोनार्क था वो हार गया इस पूरे क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट में, और जीता कौन? M माओइस्ट, E इलीट। दोनों ने ही डिसाइड किया कि ठीक है, क्योंकि दोनों को ही शेयर्ड विक्ट्री मिली है, इसलिए जो नेपाली फ्यूचर होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द शेयर्ड कॉमन आइडिया। दोनों के आइडियाज़ लिए जाएंगे, दोनों की ही बातें मानी जाएंगी और ऐसे नेपाल का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड होगा। तो हुआ यूँ कि इलीट्स की डिमांड थी ना दैट देयर शुड बी अ पार्लियामेंट, वी शुड मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये इनकी डिमांड्स थी, ये मान ली गई क्योंकि जीत मिली थी। अब जीते तो माओइस्ट भी थे, अब माओइस्ट भी जीते थे तो माओइस्ट की डिमांड भी मानी गई। मानी कैसे गई कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात आ रही है ना स्टूडेंट, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि जो नेपाल की आज की सिचुएशन है उसका कोर रीज़न जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो इलीट्स की डिमांड थी, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक वैल्यूज़ क्या होंगे, आइडिया एंड आइडियोलॉजी, फिलॉसफी क्या होगी, ये सब कौन डिसाइड करेगा? These all things should be decided by माओइस्ट। माओइस्ट ने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, उसके मूल जो विचार हैं, जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी। ठीक है, मान ली गई। दोनों के बीच में ही एक अपन कह सकते हैं एक एग्रीमेंट हुआ। फॉर्मल एग्रीमेंट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, इनफॉर्मल एग्रीमेंट की बात कर रही हूँ। एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट हुआ और दोनों की बातें मान ली गई। नाउ ऑल आर हैप्पी, बट पिक्चर अभी बाकी है, क्लैशेस होने अभी बाकी हैं। 2008 में, अब 6 में तो क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, अब 8 आ गया। 8 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ईयर 2008 में नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली बनाई गई, ठीक है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो बना ली गई, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कई बार कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में फेल हो गई। मान लो हाइपोथेटिकली इनको कॉन्स्टिट्यूशन कब तक बनाना था, ये 2009 तक बनाना था, ये फेल हो गए, बना ही नहीं पाए। इन्होंने मना कर दिया, हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नहीं अभी तक, ठीक है 2010 तक बनाओ, 10 में भी फेल हो गए, नहीं बना पाए। 11 तक बनाओ, नहीं बना पाए। तो नेपाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में फेल रही जिसमें कि सबका साथ और सबका विकास हो। इवेंचुअली नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, नेपाली सुप्रीम कोर्ट, उस नेपाली सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और उसको डायरेक्ट करना पड़ा इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि आप टिल 2013 एनी हाउ कॉन्स्टिट्यूशन बना के दो हमको। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डायरेक्ट किया कि 2013 तक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए एनी हाउ। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे तो 2013 में नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया, बन गया, इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन जब ही कॉन्स्टिट्यूशन बना, इम्प्लीमेंट हुआ, तो ये पाया गया वहाँ पे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेटरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन भेदभाव करता है। भेदभाव किसके साथ करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन भेदभाव करता है उन लोगों के साथ जो कि इंडिया से माइग्रेट होके नेपाल में गए थे। एक बार वापस मैं आपको नेपाल की ज्योग्राफी दिखानी चाहूँगी। ये आप जो देख रहे हैं, ये इंडिया नेपाल की बॉर्डर है। अब ये इंडिया नेपाल की जो बॉर्डर है दैट इज़ ओपन बॉर्डर। ओपन बॉर्डर का मतलब ये है कि नेपाल के लोग इंडिया में विदाउट एनी वीज़ा एंड रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं और इंडियंस भी विदाउट एनी वीज़ा एंड रेस्ट्रिक्शन आ जा सकते हैं। जैसे आप एक गली से दूसरी गली जाते हैं ना, वैसे ही नेपाल की बॉर्डर पे भी कोई फेंसिंग नहीं हो रखी है कि कोई तारबंदी हो रखी हो या फिर कोई सोल्जर्स खड़े होकर हम आने देंगे या नहीं आने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम वन डिस्ट्रिक्ट टू अदर डिस्ट्रिक्ट और वन स्टेट टू अदर स्टेट माइग्रेट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, नेपाली मूवमेंट भी सेम ऐसा ही है। तो पहले तो ऐसा रहा करता था, लेकिन अब ये हुआ कि नेपाल का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडिया से जो लोग माइग्रेट होके गए थे ना नेपाल में, मैं थोड़ा जूम करके और बता दूं आपको, ये वाला जो पूरा रीजन है, दिस रीजन साउथ नेपाल, तो साउथ नेपाल को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? तराई रीजन। दिस इज नोन एज तराई, TARAI, तराई। अब तराई रीजन के हैबिटेंट कौन कौन से हैं? अब इसमें रहने वाले लोग जो हैं वो हैं इंडियंस। यहाँ कौन रहता है? इंडियंस रहते हैं। नेपाल अपनी बॉर्डर इंडिया के स्टेट बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ शेयर करता है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के कई सारे लोग, क्योंकि ओपन बॉर्डर है, तो इस वजह से यहाँ से और यहाँ से कई लोग नेपाल भी जाते थे और जाते हैं। तो ये जो साउथ रीजन में जहाँ पे इंडियंस रहते हैं वो रीजन कहलाता है तराई। अब नेपाल का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये तराई रीजन में रहने वाले जो इंडियंस हैं, इनको नेपाली इंटीग्रेशन के लिए एक थ्रेट माना गया कि ये तो खतरा है, तो भारतीय लोग हैं जो नेपाल में रह रहे हैं और ये तो भारत से जुड़े हुए लोग हैं, ये कभी भी नेपाल के लिए एक थ्रेट बन सकते हैं, नेपाल का बंटवारा करा सकते हैं। ऐसी बातें, ऐसा एक नरेटिव क्रिएट होने लगा इन। अब स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज कि नेपाल और इंडिया जिनके बीच में इतने अच्छे रिलेशंस थे कि ओपन बॉर्डर थी, दोनों के बीच में आ सकते जा सकते हैं, और इंडिया और नेपाल के रिलेशन को तो आप आज की डेट में नेपाल का अगर कोई भी न्यूज़पेपर और मैगज़ीन उठा के देखते हैं जिसमें रिलेटेड विद इंडिया कोई आर्टिकल है, या फिर इंडिया का कोई आप आर्टिकल उठा के देखें जो कि नेपाल सेंट्रलाइज्ड है, नेपाल फोकस्ड है, तो आप एक टर्म सुनेंगे
रोटी बेटी का रिश्ता। नेपाल और इंडिया के बीच में रोटी बेटी के रिश्ते की बात थी, लेकिन ऐसा अचानक क्या हो गया आफ्टर 2008 कि नेपाल कंप्लीटली अगेंस्ट इंडिया हो गया, एंटी इंडिया नरेटिव वहाँ क्रिएट होने लग गया। ये जो हमारे इंडियंस हैं जो कि नेपाल के इस तराई रीजन में रहने वाले थे, इनको नेपाल की इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी के लिए एक थ्रेट देखा जाने लगा। वाई एंड हाउ? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। याद करो उस चीज़ को जब मैंने आपको कहा था कि नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है वो उसके पीछे आइडियोलॉजी किसकी है? आइडियोलॉजी है माओ की। और माओ कौन थे? माओ चाइना के फाउंडिंग फादर थे। अब चाइना के फाउंडिंग फादर की आइडियोलॉजी पर बेस्ड अगर कुछ काम हो रहा है तो वो तो एंटी इंडिया होगा ना। दिस इज एन ऑब्वियस फिनोमिना, एक ऑब्वियस सा रिएक्शन है कि अगर चाइना की आइडियोलॉजी पर बेस्ड आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो एंटी इंडिया होना ही है। इस वजह से आज का जो नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज not completely, not absolutely, but partially it is anti-India। और यही एंटी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एक थ्रेट बना हुआ है। इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर कुछ और भी चेंजेस हुए थे, वो मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर। अब क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये जो रीजन है, ये जो लोग हैं ना स्टूडेंट्स जो यहाँ तराई रीजन में रहते हैं नेपाल के, साउथ नेपाल में, इन लोगों की जो एथनिसिटी है, ठीक है, दैट इज़ मधेशी। बहुत बार न्यूज़ में आपको, क्योंकि इन दिनों इंडिया, नेपाल, चाइना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, इस वजह से कई बार आपको मधेशी वर्ड भी सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलेगा। डोंट बी कंफ्यूज, दीज मधेशीज आर द India origin people who live in southern नेपाल और तराई रीजन, ठीक है। तो ये मधेशी लोग कहीं यूनाइट ना हो जाएं, इनमें एकता हो जाएगी तो फिर इंडिया का जो वर्जन है वो थोड़ा मजबूत होगा, है ना। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, ये मधेशी रीजन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब जैसे ही मधेशी रीजन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो मधेशीज जो थे वो भी बड़े एंग्री हो गए। अब मधेशी एंग्री हो गए तो मधेशीज ने रिवॉल्ट किया। अब मधेशीज ने रिवॉल्ट किया तो मधेशी कौन है? मधेशी तो इंडिया के हैं। तो नेपाल ने माना कि ये रिवॉल्ट जो है वो कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, बैक सपोर्ट कौन कर रहा है? बैक सपोर्ट कर रहा है इंडिया। ये मधेशी यहाँ पे जो भी रिवॉल्ट कर रहे हैं ना, ये पूरा रिवॉल्ट जो है ये कौन कर रहे हैं? मधेशी। मधेशीज आर इंडियंस। अब वो इंडियंस हैं तो इस पूरे रिवॉल्ट को प्रोवोक कौन कर रहा है? ये प्रोवोक और प्रमोट करने का काम कर रहा है इंडिया। ये वर्जन था नेपाल का, नरेटिव था नेपाल का, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही है। लेकिन हाँ, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन माओइस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड, इसलिए चाइना जो कहेगा नेपाल उस चीज़ को मानेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं इंडिया नेपाल के बीच में और क्या क्या क्लैशेस हैं या फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर क्या डिबेट चली थी। अगर अपन कंप्लीटली आपके सिलेबाई को ही फोकस करके रखें तो स्टूडेंट्स, नए कॉन्स्टिट्यूशन ने मोनार्की को लेकर एक डिबेट क्रिएट कर ली। नया कॉन्स्टिट्यूशन बन तो रहा था, बन गया, लेकिन जब वो बन रहा था ना तब आप देखेंगे नेपाली पीपल वर डिवाइडेड इनटू 2 वर्जन्स, 2 नरेटिव्स, 2 थॉट्स। फर्स्ट थॉट जो था नेपाल का वो कहता था कि एक लिमिटेड मोनार्की होनी चाहिए। लिमिटेड मोनार्की, ठीक है। लिमिटेड मोनार्की का मतलब होगा कि राजा होना चाहिए, भले राजा को पावर ना दो लेकिन राजा जरूर होना चाहिए। जबकि एक दूसरा वर्जन जो था, जो कि माओइस्ट लोग थे, उन्होंने मना किया राजा वाजा कुछ नहीं चाहिए, हमको एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी चाहिए, राजा हमको नहीं चाहिए। ये एक इशू था। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हो रहा था तब इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा हॉट डिबेट हुई। सेकेंड इशू जो था नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, दैट वाज रिलेशनशिप विद इंडिया। इंडिया नेपाल रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, इनको लेकर भी बहुत बड़ी डिबेट चली और जो कि आज भी एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ
कंसर्न है, इशू ऑफ कंसर्न है फॉर बोथ कंट्रीज़। तो अभी हम लोगों ने नेपाल पढ़ा है, हम लोग अब स्टार्ट करने जाएंगे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। श्रीलंका आप यहाँ पे देख रहे हैं, ब्लू कलर्ड है। इंडिया श्रीलंका के साथ एक कोस्टल बॉर्डर, कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है। हमारे बीच में रिलेशन, श्रीलंका और इंडिया के बीच में रिलेशन बहुत स्ट्रांग रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस। हमको इंडिपेंडेंस मिली उसके पहले इंडिया और श्रीलंका के बीच की जो रिलेशनशिप है दैट वाज वेरी स्ट्रांग। जैसे नेपाल के साथ स्ट्रांग थे ना, ओपन बॉर्डर थी, रोटी बेटी का रिश्ता था, वैसे ही इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी था। दोनों के बीच के रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांग थे। इवन ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु के बहुत सारे लोग जो थे, ये तमिलनाडु है सदर्न इंडिया में, तो तमिलनाडु के जो बहुत सारे सिविलियंस थे वो माइग्रेट कर गए श्रीलंका में, और वो सेंचुरीज से, नॉट ओनली फ्रॉम डेकेड्स बट ऑल्सो फ्रॉम सेंचुरीज, वो सेंचुरीज से श्रीलंका में रह रहे थे, है ना। तो ऐसी हमारे बीच में रिलेशनशिप थी। और जो इंडियंस श्रीलंका में माइग्रेट कर गए उनको हम कहते हैं तमिल। वर्ड याद रखना, आगे बार बार मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगी, ये वर्ड मैं यूज़ करूँगी तो समझना कि मैं उन तमिलों के बारे में कह रही हूँ, उन लोगों के बारे में कह रही हूँ जो कि बहुत सारी सेंचुरीज पहले, है ना, मैनी सेंचुरीज अगो जो श्रीलंका में माइग्रेट कर गए हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी भी कंट्री को अगर आपको पढ़ना है तो प्री कॉलोनियल या फिर प्री इंडिपेंडेंस हमारे बीच में क्या रिलेशनशिप थे, ये आपके सिलेबाई का पार्ट नहीं है। नॉलेज के लिए आप पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन सिलेबस को लेकर अगर अपन फोकस करें तो हम जो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में जो भी यहाँ पे कलर्ड कंट्रीज़ मार्क्ड हैं, दीज ऑल कंट्रीज़, हम जो रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं सब कंट्रीज़ के बारे में, इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो इसका टाइम पीरियड रहने वाला है फ्रॉम इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस किस किस की? इंडिपेंडेंस इंडिया की और इंडिपेंडेंस उस कंट्री की भी, है ना। इसलिए जब हमने इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप पढ़ा तो हमने इस इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप की स्टार्टिंग की थी 1971। मैंने आपको एक बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए, स्टोरी क्लियर करने के लिए, इवन दो मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश कैसे बना, लेकिन रिलेशनशिप मेन हमने कहाँ से स्टार्ट की? 1971 से। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप पढ़े हम लोगों ने, तो वो भी हम लोगों ने 1947 से स्टार्ट किए, ठीक है। नेपाल पढ़ा तो नेपाल की भी जो कोर जहाँ से स्टार्ट होता है दैट इज़ 1950, लेकिन इतना ज़्यादा डीप में जाने की रिक्वायरमेंट हमको नहीं है, इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया 1990s। श्रीलंका से स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली? श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली इन 1948 और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली इन 1947। अब थोड़ा सी मैं हिस्ट्री आपको क्लियर कर लूँ जिससे कि आपको कुछ क्लियरिफिकेशन मिल पाएगा बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। सो स्टूडेंट्स, इंडिया पर भी किसका राज था? ब्रिटिशर्स ने रूल किया था हमारे ऊपर अराउंड 150 ईयर्स। श्रीलंका पर रूल करने का काम भी किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने रूल करने का काम किया था श्रीलंका पर भी। तो दोनों पर रूल करने का काम किया था ब्रिटिशर्स ने, और इंडियंस जो थे माइग्रेट करके श्रीलंका में मैनी सेंचुरीज अगो गए भी थे, और वो वहाँ के बन के रह गए, वहाँ पे वर्क करने लगे। और मैं फिर आपको डेमोग्राफी बताऊंगी कि कहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, कहाँ पे तमिल्स रहते हैं, उनके बारे में भी हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, before we start to discuss about the internal politics of Sri Lanka and the relationship with India, I want to ask to you some questions. Actually ये questions आपको MCQs में भी हेल्प करेंगे और फिलिंग द ब्लैंक और मैच द फॉलोइंग, इन सारे जो 1 मार्क के questions होते हैं जो कि आपको फुल मार्क्स गेन करवाने में एक एच प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्प
कर सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रही हूँ अभी, आप सुन के उन आंसर्स को कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। हाँ, लेकिन एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ये आंसर करते टाइम वापस चीटिंग ना करें। अगर आपको समझ में नहीं आया है या फिर कोई दिक्कत है, आपने कोई फैक्ट्स आप भूल रहे हो, तो एक बार वापस आप पीछे वाला वीडियो देख लो पूरा नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स का। लेकिन हाँ, बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स योर सेल्फ और पूरी ईमानदारी के साथ आप इन क्वेश्चंस को आंसर करोगे, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन द ट्राई-पार्टी crisis was created or took place in Nepal. First question, when the tri-party crisis or conflict took place in Nepal. Another question is, which is the second question, name the three parties which was a part of Nepali conflict. Next question is, when the Nepali Constituent Assembly started to work. Next, fourth question is, who and when, who have done and when the Nepali Parliament was dissolved. Actually ये सारे के सारे 1-1 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं और 1 वर्ड के हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी भी इसमें नहीं होगी। एंड फाइनली, write about any 2 points which are the subject of Indo-Nepal conflict. So students, these are the 5 questions for today's exercise for you. आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे सबको, सारे आंसर्स को, और पूरी ऑनेस्टी के साथ आप इनको चेक भी कर सकते हैं। आई विल मेंशन अबाउट योर आंसर। और स्टूडेंट्स, घर पे रहिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, हेल्दी फूड लें, जंक फूड यूज़ नहीं करें। इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं लाइक टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं आप इनसे दूर रहें। नेचर में थोड़ा सी, नेचर के साथ अटैच होने की थोड़ी कोशिश करें। कभी अपने टेरेस पर जाएं, गार्डनिंग करें घर पर, और इस तरह से नेचर के साथ अटैच हों, जिससे कि आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और एक हेल्दी इन्वायरमेंट आपको मिल पाएगा। This is the end of this video. Stay at home, keep learning. If you have any query, problem, doubt, then you can contact to me directly. This is me, Rajni Gagwani, signing off. Thank you so much.